तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र के बारे में, किस तरीके से इस क्षेत्र का विस्तार और विकास किया जा रहा है। इसके लिए हमारे कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, बात होगी कृषि स्टार्टअप की, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान से। हमारी शिक्षा का पहला उद्देश्य अच्छी नौकरी पाना है। हमारे समाज में तो कम से कम यही धारणा है। आनंदीबेन गामित ने भी अच्छी शिक्षा हासिल की, सिविल इंजीनियर भी बन गई, लेकिन उनका झुकाव कृषि की तरफ हो गया। किसी पढ़ी लिखी महिला का यूं कृषि में दिलचस्पी लेना वास्तव में हैरत भरा है। मशरूम की ओर उनके झुकाव का कारण एक लेख बना। ये लेख तापी कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से प्रकाशित कृषि संदेश में छपा था। इसमें सीप मशरूम की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। अंजना बेन इस लेख से इतनी प्रभावित हुई कि मशरूम की खेती करने की ठान ली। क्योंकि खेती के बारे में उनको खास जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो खुद कृषि विज्ञान केंद्र जा पहुंची और फिर वहीं से मार्गदर्शन लिया। ये लेख अकेला कारण था, ऐसा भी नहीं है। दरअसल अंजना बेन के मन में गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने की एक कसक थी। खास तौर से वो भूमिहीन और जनजातीय समुदाय के लिए कुछ करना चाहती थी। मशरूम के लिए चूंकि बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती, इसीलिए उन्हें मशरूम ही सबसे बेहतर विकल्प लगा। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने तापी कृषि विज्ञान केंद्र में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण का विषय था मशरूम की खेती के माध्यम से उद्यमिता विकास। अंजना बेन की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। उन्होंने 2017 में ही मशरूम उगाने का फैसला किया था और आज वो देश की चुनिंदा महिला किसानों में गिनी जा रही हैं। प्रशिक्षण के बाद अंजना बेन ने बांस और हरी शीट का उपयोग करते हुए मशरूम घर बनाया। इसकी लंबाई 15 फुट और चौड़ाई 10 फुट रखी। स्पॉन यानी मशरूम का बीज, पॉलीथीन बैग और जरूरी दवाओं के लिए केवीके का साथ मिलता रहा। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक समय समय पर इनके यहाँ का दौरा भी करते रहे। शुरुआत में लागत बहुत ज्यादा नहीं लगाई, सिर्फ 11,000 रुपए का खर्च आया। पहली ही फसल जोरदार हुई और इस छोटे से कमरे से उन्होंने 140 किलो मशरूम बरामद कर लिया, जिसकी कीमत रही 28,000 रुपए। अच्छी फसल ने अंजना बेन का हौसला बढ़ाया और अगले 18 माह के दौरान उन्होंने मशरूम हाउस का आकार बढ़ाकर 80 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा कर लिया। 2019-20 में उन्होंने 1,72,000 का निवेश किया। अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक 250 किलो स्पॉन बोया। इस बार कमाई रही 3,08,500 रुपए, जबकि उत्पादन की कुल लागत महज 88,350 रुपए थी। इस तरह शुद्ध कमाई 2,20,150 रुपए रही। अंजना ने मार्केटिंग पर बहुत ध्यान दिया। अपने रिश्तेदारों, सामाजिक संपर्कों और मांग के आधार पर 100 या 200 के पैकेट बनाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, खुदरा दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं के माध्यम से व्यारा शहर में मशरूम बेचने का काम किया और टेलीफोनिक बुकिंग के जरिए मार्केटिंग को आसान बनाया। इसके अलावा तापी जिला कलेक्टर की ओर से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसका नाम था जैविक बाजार डेस्क। जैविक उत्पादक से प्रत्यक्ष उपभोक्ता को जैविक उत्पाद बेचना। अंजना बेन ने इसका भी सहारा लिया। इन्हीं उपलब्धियों की बिना पर उन्हें न सिर्फ आसपास के इलाकों में मान्यता मिली, बल्कि भारत सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया।
अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में। जी हाँ, यानी ऐसी कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनका ख्याल रखकर ना सिर्फ आप अपनी लागत को बचा सकते हैं बल्कि अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर पर। सिंचित गेहूं की बुआई के लिए नवंबर माह का पहला और दूसरा पखवाड़ा उत्तम है। ध्यान रहे कि बीज साफ, स्वस्थ एवं खरपतवारों के बीजों से रहित हो। जुताई, बुआई, उर्वरकों का प्रयोग और पाटा लगाने का कार्य रोटरी ड्रिल मशीन की मदद से करें। गेहूं की बुआई मेड़ों पर करें। इस तकनीक में खेत की तैयारी पारंपरिक विधि से करते हैं। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में बात करते हैं एक सफल और कामयाब किसान की जिनको नवाजा गया पद्मश्री पुरस्कार से भी। आइए देखते हैं इनकी कामयाबी का ये सफर। भारत देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक और पादप प्रजनक महादेव अप्पा को देश में संकर धान की क्रांति का जनक माना जाता है। संकर धान की शोध पर अपनी जिंदगी के 50 साल से ज्यादा का वक्त देने वाले महादेव अप्पा को इसलिए देश राइस महादेव अप्पा के नाम से भी जानता है। महादेव अप्पा ने अपनी शोध से इस देश के किसानों को प्रगति के पथ पर कामयाबी के साथ चलना सिखाया है। न सिर्फ किसानों को बल्कि इस देश में खाद्य सुरक्षा की गारंटी को भी महादेव अप्पा ने मजबूती दी है। महादेव अप्पा ने इस देश में धान की ऐसी 9 उच्च उत्पादकता वाली संकर किस्मों का विकास किया है जिसने धान की रुकी हुई उत्पादकता में चमत्कारिक परिणाम मिले हैं। जो किसान धान की उपज को लेकर निराश हो चुके थे, उनके खेतों में नई रौनक लौटाने का काम महादेव अप्पा ने किया है। किसानों के महानायक महादेव अप्पा भारत देश में संकर धान इजाद करने वाले और उसे खेतों में उगाने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। भारत में संकर धान प्रौद्योगिकी के विकास और उसके उपयोग के प्रयास 1970 के दशक के आरंभ में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रारंभ हुए, लेकिन 70 के दशक में संकर धान बिल्कुल नया था, देश के किसानों के लिए भी और वैज्ञानिकों के लिए भी। महादेव अप्पा इसी दौरान स्वयं परागित धान की फसल में संकर किस्म का सपना सच करने की कोशिशों में जुटे थे। इस दिशा में क्रमबद्ध अनुसंधान कार्य 1989 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक मिशन मोड परियोजना के तहत प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के फलस्वरूप लगातार अनुसंधान होने से देश में धान की अनेक संकर किस्में विकसित हुई हैं, जिसमें से तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा किस्मों को आधिकारिक तौर पर जारी किया जा चुका है। इस कामयाबी का श्रेय किसी और को नहीं, महादेव अप्पा को ही जाता है। साल 2005 में उनकी कड़ी मेहनत और लगन और खेती में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। संकर धान के वजूद में आने की कहानी यहीं से शुरू हुई। महादेव अप्पा ने अपनी टीम की मदद से कई प्रजातियों का विकास किया, जिसमें सबसे पहली किस्म थी मधु। मधु धान की वो किस्म थी जो कि जल्दी पकने वाली थी। ये किस्म जैसे ही किसानों के खेतों में पहुंची, इसने तहलका मचा दिया।
संकर धान प्रौद्योगिकी को अपनाने में किसान के पीछे रहने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है संकर बीज की उच्च लागत। बावजूद इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संकर धान की लोकप्रियता बढ़ने के कारण बीते सालों में इसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के प्रयोग कुल उत्पादन पर बिना असर डाले क्षेत्रफल को कम किया जा सकता है, साथ ही पानी को भी बचाया जा सकता है। पानी की किल्लत से जूझती खेती के लिए ऐसी उच्च उत्पादन वाली संकर किस्में इस समस्या का बड़ा समाधान है। किसानों के महानायक महादेव अप्पा ने धान के उत्पादन में एक नई दिशा दी। हरित क्रांति के बाद 2 दशकों से धान के उत्पादन में जो स्थिरता देखी जा रही थी, उसमें महादेव अप्पा ने अपनी शोध से तेजी लाई। संकर किस्मों से धान के उत्पादन में आई क्रांति इस देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ी गारंटी साबित हुई है। तो देखा आपने एक सफल और कामयाब किसान की कामयाबी का ये सफर। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त उछला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में, जिसमें हम आपको बताएंगे हाल ही में नए आए कृषि कानून के बारे में भी। किसान बहनों भाइयों, किसानों के अधिकारों के लिए हम कह सकते हैं लगातार सरकार प्रयास करती रही है, और उसी का नतीजा है कि हाल ही में जो नए कृषि कानून आए हैं, जिनके ज़रिए हमारे जो किसान हैं अब उनका हक, हम कह सकते हैं किसान अब बेहतर ढंग से जानेंगे, आपके जो अधिकार हैं उनको आप बेहतर ढंग से समझेंगे, और लगातार जो कहीं ना कहीं शंकाएँ रहती थी, किसानों के साथ ठगी होती है, इस तरह की तमाम जो समस्याएँ थी उनका भी अंत होगा। तो आइए जान लेते हैं नए कृषि कानून के बारे में। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा।
वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। इसमें से एक कानून है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून के बनने से एक ऐसी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था लागू होगी जिसमें किसान को अपनी उपज, जो उसका उत्पाद है, उसको बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। वो उत्पाद वो किसे बेचे, कब बेचे, कितने दाम पे बेचे, ये इसको निर्धारण करने की किसान को उसको चॉइस मिलेगी और इससे वह अपने उत्पाद का राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकेगा और उसको इसके लिए ना तो कोई फीस लगेगी, ना कोई कमीशन देनी होगी। और इसमें एक ट्रेड एरिया का परिकल्पना की गई है और ये ट्रेड एरिया वो क्षेत्र है जहाँ पर जो APMC कानून से द्वारा स्थापित मार्केट है, उसके बाहर का जो क्षेत्र है उसको ट्रेड क्षेत्र की परिभाषा में लाया गया है। और इस क्षेत्र में अगर किसान किसी भी निर्यातक, किसी भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के साथ अपनी उपज को बेचना चाहता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता रहेगी और उसका इसके लिए पूरा एक कानूनी ढांचा उसके पास उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं ना सिर्फ पराली एक प्रमुख समस्या बन चुकी है, बल्कि इससे निकलने वाला जो धुआं है, क्योंकि इसे जब आग के हवाले कर दिया जाता है तो ये प्रदूषण को बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंचा देता है। इसी समस्या के निपटान के लिए लगातार प्रयास किए गए। जो पर्यावरणविद हैं वो भी अपनी चिंता जताते रहे। सरकार ने भी इस और काफ़ी प्रयास किए हैं, कई कदम भी उठाए हैं और हाल ही में जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी, हम कह सकते हैं, कई तरह की तकनीक जो है वो किसानों के बीच तक भी पहुँचाई है। कई गाँव तो ऐसे हैं जो कि अब पूरी तरीके से पराली से मुक्त हो चुके हैं, यानी अब उस गांव में पराली नहीं जलाई जाती। किस तरीके का प्रबंधन जो है वो गांव तक पहुंचाया जा रहा है, किसानों को जानकारी दी जा रही है। आइए इसके बारे में नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पराली जलाने से जो गैस निकलती है उससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। पराली जलाने से मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। उसमें मौजूद पोषक तत्वों पर अधिक तापमान का खासा असर देखा गया है। इसका दुष्प्रभाव ये हो सकता है कि अगली फसल के लिए जरूरी पोषक तत्व मिट्टी में नहीं होंगे, जिससे कुल उत्पादकता में कमी आ सकती है। पराली जलाने से उठे धुएं से सबसे बड़ी समस्या लोगों में सांस लेने की तकलीफों के रूप में सामने आ रही है। उधर वनस्पतियां भी इसके दुष्प्रभाव से प्रभावित हो रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 3 साल पहले ही पराली प्रबंधन को लेकर एक राष्ट्रीय प्रारूप तैयार किया था, जिसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा भी गया। मंत्रालय का भी यही मानना है कि धान की पराली को खेतों में जला देना पर्यावरण के लिहाज से सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, आज कोई पराली जलाने से जो नुकसान हो रहा है या हो सकता है वह जो है बहुत ही घातक है। 2-3 प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये कि जो भी जैविक पदार्थ उसे धान के पौधों से जो बन सकता है खाद के रूप में, जो कि प्रयोग हो सकता है, उससे अगली फसल के लिए उर्वरक की कमी होगी। दूसरा यह भी है कि इसके जलाने से जो धुआं निकलता है हमारे समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो कि किसी
अस्वस्थता से पीड़ित हैं या दमा के मरीज़ हैं, सांस के रोगी हैं, उनके लिए ख़ास तौर से बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। दूसरा यह भी है कि वायुमंडल में इतना धुआं निकल करके जा रहा है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जो कि मनुष्यों को तो, समाज को तो नुकसान करता ही है, जानवरों को ही बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है और उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो रहा है। ऐसे उनके लक्षण दिख रहे हैं और उनकी अगर दुधारू नस्ल की गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सबको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। इसलिए हमें जागरूक हो करके हाथ में मिला करके किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि पराली को जलाएं नहीं, चाहे किसी भी राज्य में हो, उसको किसी तरीके से खाद में परिवर्तित करने के लिए अपना योगदान दें और जो भी वैज्ञानिक तकनीकियाँ उपलब्ध हैं, जिसके प्रयोग से मैकेनाइजेशन के द्वारा, जिसके प्रयोग से इस पराली को, पुआल को आप खाद में उसी जगह जिस खेत में धान पैदा हुआ उसी खेत में खाद बना करके डाला जा सकता है। पराली जलाने से किसान के खेत को होने वाले नुकसान के साथ ही हवा में जहरीला धुआं घुल जाता है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को पराली जलाने के बजाय उसके उचित प्रबंधन की सलाह दी है। पराली को जलाने के स्थान पर इसे एकत्रित करके चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पराली को मशीन से काटकर हरे चारे में मिलाकर पशुओं को खिलाया जा सकता है। पराली विभिन्न उद्योगों में ईंधन का भी एक विकल्प है। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं, आपके जहन में जो लगातार सवाल आते हैं और आप हम तक उनको पहुंचाते हैं, क्या कुछ वो सवाल हैं और उनके जवाब आज हमारे विशेषज्ञ आपको दे रहे हैं। आइए डालते हैं इस पर ये नजर। मुकेश कुमार जी हैं जो जयपुर से हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने टिंडे की फसल लगाई हुई अपने खेत में और अभी उनके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। मुकेश जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि टिंडा जो है ये एक बहुत ही सेंसिटिव बेलदार सब्जी है और राजस्थान में इसकी खेती दोनों मौसम में, वर्षा के मौसम में भी और गर्मी के मौसम में भी व्यापक स्तर पे की जाती है। लेकिन वर्षा के मौसम में टिंडे के अंदर विशेषकर विषाणु के रोग या डाउनी मिल्ड्यू रोग आने की एक संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पत्ते पीले पड़ जाते हैं। डाउनी मिल्ड्यू में पहले पत्ती की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और बाद में वो बढ़ते चले जाते हैं। अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो आप अपनी टिंडा की फसल में डाइथेन M45 का 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव किया जा सकता है और एक ही फफूंदनाशी को आप निरंतर इस्तेमाल ना करें। दूसरी बार अगर छिड़काव करने की आवश्यकता है तो आप 22 टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अपनी खड़ी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ओस के समय या शाम के समय छिड़काव ना करें और तेज़ धूप की अवस्था से भी छिड़काव करने से बचना चाहिए। दूसरी बात, अगर विषाणु का रोग है तो आपको अपने खेत में जा कर के ये देखना है कि उसके ऊपर चेपे तो नहीं लगे हुए हैं, चेपा नहीं है या उसमें जैसिड है, हरा तेला जिसको बोलते हैं, पत्तियों का रस चूसते हैं, उससे भी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं और ये विषाणु का भी वाहक का काम करती हैं। ऐसे में अगर आपके फल तैयार हैं तो आप पहले फलों की तुड़ाई कर लें और उसके बाद एस्टाप्रिमिड जो बादशाह के नाम से मिलता है उसकी 1 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप अपनी फसल में छिड़काव करके इस समस्या से अपनी फसल को बचाव कर सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं मोबाइल ऐप के बारे में, जो यहाँ लगातार आपको हम जानकारी देते हैं। आधुनिक तकनीक की जब बात की जाती है उसमें मोबाइल ऐप्स का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी एक नए ऐप के बारे में आपको जानकारी हम दे रहे हैं, आइए देखते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भारत सरकार द्वारा परिवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह ऐप कृषि जिंसों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को नेटवर्क करता है। व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना, किसानों तक पहुंच और उनके स्मार्टफोन पर कृषि संबंधित जानकारी पहुंचाना है। देश की किसी भी मंडी में फसल के न्यूनतम और अधिकतम फसल की जानकारी ले सकते हैं। व्यापार के लिए उपलब्ध लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं
या अंतिम बोली मूल्य बदल सकते हैं। खुली नीलामी के मामले में न्यूनतम और अधिकतम बोली मूल्य देख सकते हैं। विजेता सूची, बोली और प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। और अब कृषि दर्शन में आइए नजर डाल लेते हैं देश के मौसम पर। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश की संभावना है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बरसात का अनुमान है। अगले 2 दिन उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। मंगलवार और बुधवार को केरल के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। कृषि दर्शन में अब वक्त है आपको बताते हैं देश भर की मंडियों का हाल। उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव कुछ इस प्रकार रहा। आगरा मंडी में 1610 रुपए से 1670 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अलीगढ़ मंडी में 1700 रुपए से 1720 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दादरी मंडी में 1700 से 1770 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लखीमपुर मंडी में 1720 से 1820 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। किसान बहनों भाइयों, लगातार आपको हम जानकारी पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और खासतौर से अगर बात की जाए सोशल मीडिया की तो ट्विटर पर क्या कुछ साझा किया गया है कृषि क्षेत्र को लेकर, आइए देखते हैं। किसान बहनों भाइयों, हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम से काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी और इस जानकारी को अपनाकर और भी ज़्यादा लाभ आपको आने वाले समय में मिल सकेगा। कृषि क्षेत्र की नवीनतम जानकारी को लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।